ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਮਨਦੀਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸਪਰਟਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਐਮਡੀ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ +2 ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਯੂਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿਸ चीज़ ਦੇ ਉੱਪਰ होना चाहिए? जी देखिए, ये +2 या ग्रेजुएशन आप जो भी आप इस टाइम पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, खासकर मैं एड्रेस करूँगा यहाँ पे +2 वाले स्टूडेंट्स को। जो बच्चे बैचलर कर रहे हो कहीं ना कहीं थोड़े से मेच्योर होते हैं। तो अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, एग्ज़ाम होने के बाद आपको अब्रॉड की प्लानिंग करेंगे या इंडिया में एडमिशन लेंगे, दोनों में से एक चीज़ होगी। अगर आपने अब्रॉड की प्लान की तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना है। आज की डेट में हाई कमीशन बहुत एडवांस है, बहुत ही जेन्युइन स्टूडेंट्स वो मांगते हैं। और जेन्युइन स्टूडेंट्स की डेफिनेशन ये है कि भाई एक तो आपके एकेडमिक सॉलिड होने चाहिए, उसमें मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उसमें परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। दूसरा आता है आपके पास फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। तीसरा आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए चाहें। तो यहाँ पे ये अगले 5-7 मिनट जो हम बात करेंगे ये +2 वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे जिन बच्चों के अभी एग्जाम होने वाले हैं। तो आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें और किस तरीके से आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 12ਵੀਂ 'ਚ 80% ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ 85% ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ। ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕट्स ਨੂੰ ਕਾउंट ਕਰਦੀਆਂ? देखो, आज की डेट में हर एक एम्बेसी मेजर सब्जेक्ट्स को बड़े ध्यान में रखती है। ठीक है। और वो देखती है कि बच्चों के पास सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं और उन सब्जेक्ट्स में जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैक्सिमम एम्बेसी और यूनिवर्सिटी और कॉलेज जब बच्चे को पहले तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज एडमिशन देते हैं, उसके बाद एम्बेसी वीज़ा देती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज एडमिशन देते वक्त पहले देखते हैं कि बच्चे की प्रीवियस एजुकेशन जो है उसमें सब्जेक्ट्स क्या हैं। उन सब्जेक्ट्स में जैसे तकरीबन 12th में 5 सब्जेक्ट्स बच्चा लेके चलता है मिनिमम, और उसके बाद आता है कि भाई इन 5 सब्जेक्ट्स में से मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, उन मेजर सब्जेक्ट में परसेंटेज कितनी है। ठीक है। अब जैसे एक बच्चा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो देखना होगा कि बच्चे के पास 12th में मेजर 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स ले ली है। ठीक है। इसके अलावा कोई साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट्स है, होम साइंस है, तो और कुछ बच्चे फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, ड्राइंग लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो फिजिकल एजुकेशन, ड्राइंग, होम साइंस, ये मेजर सब्जेक्ट्स में नहीं आते। ओके, ठीक है। ऐसे ही दूसरी बैकग्राउंड होती है ह्यूमैनिटीज के बाद हम कॉमर्स की बात करते हैं। ठीक है। कॉमर्स में जैसे इंग्लिश तो हर एक बैकग्राउंड में आता ही आता है। इसके अलावा उसका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस। ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट तो ये हो गए, प्लस में इंग्लिश हो गया। ठीक है। तो इन 4 सब्जेक्ट को वो काउंट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चा नॉन मेडिकल लेता है तो नॉन मेडिकल में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और इंग्लिश है। ठीक है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट बच्चा ड्राइंग ले रहा है या फिर अपना क्या नाम है फिजिकल एजुकेशन ले रहे हैं, तो इसके अलावा वो मेजर नहीं होता। ठीक है। फिर बच्चे ने मेडिकल बैकग्राउंड लिए, मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। ठीक है। और बच्चा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुपर मेडिकल लेके चलते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ मैथ भी होता है। तो ऐसे बच्चे जिसने सुपर मेडिकल लिया है वो मेडिकल फील्ड के लिए भी जा सकते हैं और वो क्या नाम है इंजीनियरिंग फील्ड के लिए भी जा सकते हैं, दोनों के लिए एलिजिबल हो गए। तो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आती है आज भी, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे से मिलने आए
और इवन के ऑस्ट्रेलिया में खासकर इसका बड़ा योगदान है, इसका बड़ा रोल देखा गया है। यूके में इसका रोल देखा गया है, कनाडा में इसका रोल देखा गया है, और यूएस एम्बेसी में इसका रोल देखा है। अवॉइड नहीं कर सकते इस चीज को किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि बच्चे ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में नंबर लिए हैं 50, 52, 55 इस तरीके से, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में 90% मार्क्स लेके मोर देन 70 अपनी परसेंटेज बढ़ा ली। तो यहाँ पे देखा जाता है कि फिजिक्स में नंबर कितने, केमिस्ट्री में कितने, बायो में कितने, जहाँ यहाँ पे 50, 55, 52 नंबर है, तो ये बच्चा एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है। एम्बेसी को पहले ही पता है कि इस बच्चे ने अपनी 70% जो परसेंटेज बनाई है वो बना ली इजी सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन में अच्छे नंबर लिए। ऐसे ही क्या नाम है कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों की है, वैसे ही क्या नाम है आर्ट्स वालों की है, या फिर नॉन मेडिकल वालों की है। तो यहाँ पे जो मेजर सब्जेक्ट्स है, मेजर सब्जेक्ट्स मैटर करते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स में नंबर अच्छे हैं ईच सब्जेक्ट्स में। अब बच्चे के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, फिजिक्स में नंबर मोर देन 70 है, केमिस्ट्री में मोर देन 80 है, और मैथ में वही इसके 33 या 40 या बिलो 50 या 51-52 नंबर है। तो यहाँ पे भी काउंट होता है कि बच्चे ने फिजिक्स, केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लिए हैं, मैथ में नंबर कम क्यों है। तो यहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। ओके, मतलब और हम खुद अपने प्रोफाइल उनको दिखा के खुद ही बता रहे हैं भी हमें रिजेक्ट कर दो आप, ये हमारी कमी है। तो देखो तो दिख ही रहा है, तो दिख ही रहा है जी। ऐसे ही मान लो बच्चे ने इकोनॉमिक्स ले लिया, इकोनॉमिक्स में नंबर कम आ गए, ठीक है, उधर अकाउंट्स में अच्छे हैं और बिजनेस में अच्छे हैं, या बिजनेस में कम हो गए, रेस्ट में अच्छे हो गए। तो यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं, मेजर सब्जेक्ट्स में अच्छे अगर मार्क्स हैं ईच सब्जेक्ट्स में, ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज अच्छी है, लेकिन किसी एक मेजर सब्जेक्ट्स में भी नंबर कम है ना, तभी बच्चा फंसता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, स्टूडेंट्स को बहुत ही ध्यान से प्रिपरेशन करनी होगी। आपके पास जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, आपका अकाउंट्स, बिजनेस, नॉन मेडिकल है तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आपका मेडिकल है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश, तो इन चारों सब्जेक्ट्स में आपको हार्डवर्क करना होगा, और हर एक सब्जेक्ट्स में ट्राई करें मोर देन 70, मोर देन 80 परसेंटेज लेके आए। मैं ये नहीं कहता कि किसी सब्जेक्ट्स में 50 अगर आपके रह गए तो वीजा नहीं आएगा, वीजा आ भी सकता है, रुक भी सकता कुछ भी। तो जैसे जैसे अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं ना, तो आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे टोरंटो में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या वाटरलू यूनिवर्सिटी है, या फिर और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मैकगिल है, या फिर कनाडा में या यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में जो भी G8 यूनिवर्सिटी हैं, या जितनी भी यूनिवर्सिटीज अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं या अच्छे कॉलेजेस हैं, वो तो बहुत अच्छी परसेंटेज मांगते हैं। वाटरलू जैसी यूनिवर्सिटी में मोर देन 90, 95, 98 का कट जाता है। तो उसके लिए अगर हमारा स्कोर अच्छा होगा तो दिस इज द राइट टाइम। ये मेजर सब्जेक्ट जो है, इन मेजर सब्जेक्ट्स में आपके नंबर अच्छे होने चाहिए। अगर मेजर सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर है तो डेफिनेटली वीजा आएगा, अगर नंबर अच्छे नहीं है तो फंसोगे। दूसरा, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मेजर सब्जेक्ट 3 रखते हैं। जैसे आज ही मेरी ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का मतलब यूनिवर्सिटी ने उसको डिक्लाइन कर दिया कि हम नहीं लेंगे। रीजन बिहाइंड दिस, बच्चे के पास 3 ही सब्जेक्ट्स थे, एक इंग्लिश, एक उसका पॉलिटिकल साइंस, एक ज्योग्राफी, ठीक है, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, इस टाइप का ड्राइंग, इस टाइप के इजी सब्जेक्ट थे। तो मेजर 4 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेजर 3 है तो आपका वीजा नहीं लगेगा, चांस है, कई बार वीजा लग भी जाता है और रिजेक्शन के चांसेस बहुत हाई है। ऐसे ही अगर आपकी परसेंटेज नंबर्स आपके अच्छे आ गए लेकिन किसी एक मेजर सब्जेक्ट्स में कम रह गए तो वीजा आ भी सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप किसी प्रॉब्लम में ना आए फ्यूचर में। तो राइट टाइम पे ये वीडियो हम राइट टाइम पे पब्लिश कर रहे हैं। अभी आपके 12th के एग्जाम होने वाले हैं, ग्रेजुएशन के एग्जाम होने वाले हैं, तो अभी से आप अपने एक्स्ट्रा ट्यूशंस लेके, एक्स्ट्रा हार्डवर्क करके, एक्स्ट्रा स्टडी करके, इस सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देके और अच्छे परसेंटेज इस सब्जेक्ट्स में लेके आए, ताकि आपको आने वाले टाइम में एडमिशन में प्रॉब्लम में ना हो और वीजा लेने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इतना ही मेजर सब्जेक्ट ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਥ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਜੇ 33 34 ਜਾਂ 36 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਆਏ।
उसका भी कोई रोल पएगा वीजा सक्सेस रेट? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पेरेंट्स है ना, और बल्कि खासकर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या जो हमारे बड़े भाई बहन हैं, वो मतलब स्टूडेंट पे थोप देते हैं कि यार एडिशनल सब्जेक्ट्स तो लेके चल, मैथ है एडिशनल ही तो है, कल ने इसमें फेल हो गया या इसमें परसेंटेज कम होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी, अगर आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट्स ले रखे हैं, अगर उसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते, अच्छी परसेंटेज नहीं आएगी, तो आने वाले टाइम में अगर आप ओवरसीज के लिए जाना चाहते हैं तो वो एडिशनल सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट बन जाता है। कभी भी मैथ, इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट एडिशनल हो ही नहीं सकता। इंडियन कल्चर के हिसाब से एडिशनल है वो, आपने एडिशनल ले लिया, कल उसमें अगर आप पास भी नहीं हुए तो इंडिया में आपका बैचलर में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अब्रोड में, खासकर डेवलप कंट्री में, कनाडा है, यूएस है, यूके है और अपना ऑस्ट्रेलिया है, इन कंट्रीज में तो वीजा लेने में बहुत दिक्कत आएगी। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा कोई एडिशनल सब्जेक्ट्स आपके पास है तो प्लीज उसको सीरियस होकर ले। वो एडिशनल सब्जेक्ट नहीं, वो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उसमें परसेंटेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर उसमें परसेंटेज जस्ट पासिंग मार्क्स आ गए या उसमें आप फेल हो गए या उसमें एब्सेंट हो गए तो आगे आपका वीजा नहीं लगेगा, आप हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा पाएंगे, आप डेवलप कंट्री में आपका एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन हो गया तो आपका वीजा नहीं आएगा। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, एडिशनल सब्जेक्ट जो भी है उसको सीरियस ले और उसमें परसेंटेज अच्छी लेके आए। ठीक है, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਸੇ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇशन ਤੇ पहुंचने के लिए? देखिए, अगर आप अपकमिंग इनटेक में ओवरसीज में अपना पढ़ाई का सपना पूरा करना चाहते हैं तो 3-4 चीजें इनका ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें परसेंटेज अच्छी लें, उसके लिए हार्डवर्क करें, एक्स्ट्रा ट्यूशंस लें, एक्स्ट्रा स्टडी करें, ठीक है। और फाइनल एग्जाम में जाने से पहले 3-4 बार रिवाइज करके जाएं, ठीक है। पढ़ें, लिखें, याद करें, लिख के देखें, याद करें, लिख के देखें, याद करें, लिख के देखें, ठीक है। कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाता है, नेक्स्ट डे आप हिल स्टेशन पे ना जाएं, मामा नाना के घर ना जाएं, सीधा अपना आइल्स, पीटी, टफल जो भी करना है उसकी प्रिपरेशन में लग जाएं। जब तक आपका रिजल्ट आएगा, तकरीबन 1.5-2 महीने का टाइम होता है, तब तक आपके हाथ में आइल्स, पीटी या टफल का स्कोर होना चाहिए। और सेट, जीआरई, जीमेट जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आईएल्स, पीटी, टफल के अलावा यूएस जैसी कंट्री में अगर आपने जाना है तो जैसे आईएल्स, पीटी, टफल तो है ही है, साथ साथ में एडिशनल आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है। यूजी के लिए एसीटी या सेट होता है और मास्टर्स के लिए जीमेट या जीआरई होता है। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आईएल्स, पीटी, टफल, जीआरई, जीमेट, सेट, एसीटी, उसकी तैयारी में लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट डे ही आप अपना, जिस दिन एग्जाम खत्म हुए नेक्स्ट डे ही वेस्ट ओवरसीज के पास आ जाइए। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। ऑफलाइन मतलब आप ऑफिस में आकर पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन मतलब आप अपने घर बैठ के पढ़ सकते हैं। हमारे पास दोनों टाइप की प्रोविजन है, ठीक है। तीसरी बात, अगर आपको लगता है, आपको डाउट है कि यार मेरा मार्क्स कम आएंगे या मेरा कंपार्टमेंट आ सकता है, मैं फेल हो सकता हूँ, साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन दोबारा स्टार्ट कर दें 12th की, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जी मैं 50-50 हूँ, मैं आज अच्छे तरीके से कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या मैं सोच सकता हूं जाने के लिए, माइट भी मेरा प्लान ना हो, तो साथ साथ में अपने इंडिया में भी एडमिशन ले लें बैचलर्स के लिए। और डिस्टेंस एजुकेशन से एडमिशन ना लें, रेगुलर से लें। लास्ट 12th में जो आपके सब्जेक्ट्स थे उसी से प्रोग्रेसिव आप अपने रिलेवेंट फील्ड में अपनी स्टडी लें। अगर आप आर्ट्स हैं तो बीए विद इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, कॉमर्स है तो बीबीए या बीकॉम ले सकते हैं, नॉन मेडिकल है तो आप अपना क्या नाम है इंजीनियरिंग फील्ड, चाहे बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस या आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी लेना वो ले लें, ठीक है। अगर आप मेडिकल हैं तो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अपना एडमिशन ले लें और साथ साथ में अपनी आईएल्स, पीटी की तैयारी करें। कल ने जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक आपके हाथ में आईएल्स, पीटी या टफल का स्कोर है, अच्छा स्कोर है, अप्लाई करें, ठीक है। आपको लगता है किसी में आपका कंपार्टमेंट आ गया, फेल हो गए, तो साथ साथ में अपनी उसी हिसाब से अपनी दोबारा एग्जाम की प्रिपरेशन करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो अपकमिंग इनटेक में
जो कि सितंबर होता है, उसके हम्म। बाद जनवरी होता है, उसमें आपका एडमिशन भी हो जाएगा, आपका वीज़ा भी लग जाएगा, आप पहुंच भी पाएंगे। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ Thank you, ਧੰਨਵਾਦ। thank ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੀਕਲ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।